कितने लोग कल के पंचायती राज वाले क्लास में कितने लोग थे? हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। तब तो जल्दी जल्दी आंसर देना होगा, ठीक है। और जिन लोग नहीं थे, चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ जल्दी दोगे आंसर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा और थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि पंचायत की परिभाषा में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो परिभाषा किस में दिया हुआ है भाई? परिभाषा किस में दिया हुआ है? तो पंचायतों की जो परिभाषा है वो ऑप्शन डी में है, 243, ठीक है। और पंचायती राज में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सीधी सी बात है, आर्टिकल जब हमको याद करना होता है अनुच्छेद, तो हम चालू करते हैं कहां से? 243 से। और 243 में दिया हुआ है क्या? परिभाषा, ठीक है। सब परिभाषा दिया हुआ है, वो कल के क्लास में होगा। कल जो थ्योरी क्लास लगेगी पंचायती राज की, उसमें हम लोग परिभाषा, ग्राम सभा, मतलब आर्टिकल 243 ए बी सी डी ये सब पढ़ेंगे, है ना। ए में क्या है भाई? ग्राम सभा। बी में गठन, संरचना, आरक्षण। टोटल 16 आर्टिकल याद करने हैं, 5 तो हो गया। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे याद करते रहेंगे। ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण, ठीक है। लाइन से याद रखना है, ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण। याद रखना पहले लाइन में ग्राम सभा लिखा हुआ है तो गठन, संरचना, आरक्षण ग्राम सभा का नहीं है। पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, पंचायतों का आरक्षण, ये याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है मामला। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ेंगे। 16 आर्टिकल अभी याद हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में पंचायत के कार्यकाल या अवधि का उल्लेख है? ऑप्शन चलो देख लेते हैं। तो 243 में परिभाषा है, 243 ए में ग्राम सभा, बी में गठन, संरचना, आरक्षण। इसके बाद एक लाइन खींच देंगे, आएगा ई और एफ। ई में है अवधि और एफ में है अयोग्यता, कि कौन कौन सा कंडीशन पे आप अयोग्य हो जाओगे। कौन कौन से कंडीशन पे आप क्या हो जाओगे? अयोग्य हो जाओगे। तो ई और एफ याद हुआ, ई से अवधि और एफ से अयोग्यता। तो कितने हो गए आर्टिकल हमारे पास? 7 आर्टिकल आपने याद कर लिए, ठीक है। तो आएगा आंसर ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में कार्यकाल या अवधि के बारे में बताया गया है? तो 243 ई, आर्टिकल नंबर 243 ई अनुच्छेद है ये। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 57 में, ठीक है। 77 में किसका? ये तो बलवंत राय मेहता है, अशोक राय मेहता, ठीक है। बताओ 85 और 86 में? कल पढ़ाया था, है ना? बताओ जल्दी। ऐसी करोगे तो कैसे बनेगा? सिंघवी और थुंगन। और 84 में कौन था फिर? हनुमंत राव, ठीक है। और 78 में? दांत वाला, चलो बहुत बढ़िया। दांत है, दांत, अरे दांत वाला याद करो उसको, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ठीक है। दांत वाला हनुमंत राव, उसके बाद सिंघवी, हाँ। बिना देखे बताओ भाई, बिना देखे बताओ। हाँ बताया तो था। देखो 57 में बलवंत राय, 77 में अशोक राय। अशोक राय मेहता का दांत अगले साल आ जाएगा। 78 में दांत वाला, ठीक है। 85 में कौन था? सिंघवी था, गलत हो गया यहीं पे। 85 में था जीवीके राव, इसीलिए 84 में आएगा हनुमंत राव।
85 से एक पहले, 84 में हनुमंत राव बताया था, और सिंघवी है 86 में। सिंघवी समिति का गठन 86 में किया गया था, और उसके बाद 88 में थुंगन, और थुंगन के बाद एक बार 88 में और एक गाडगिल। अब याद आया है, याद आया ना? हाँ, नोट्स वोट्स तो नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, ये लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं दिखाते नहीं, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन, पहले 4 याद रखना है, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता, 20 साल बाद इसका बेटा अशोक राय मेहता, 78 में उसका दांत मतलब दांत वाला, 84 को पहले याद नहीं रखना है, पहले 85 को याद रखना है। 85 में GVK राव, तो इसलिए 84 में 1 साल पहले हनुमंत राव, ठीक है। फिर 86 सिंघवी, और उसके बाद 88 में थुंगन और गाडगिल, थुंगन और गाडगिल। इधर याद रहेगा बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, और उसके बाद दांत वाला। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बलवंत राय मेहता समिति गठन कब किया गया था? 57 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में पंचायत के लिए निर्वाचन का उल्लेख है? तो आंसर क्या आएगा? डी, के से कौन करेगा निर्वाचन? के से क्या है? कोड क्या है भाई? कौन करेगा निर्वाचन, ये इसका ट्रिक है। कौन करेगा निर्वाचन? के से कौन करेगा निर्वाचन? तो निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन किस में दिया हुआ है? 243 के में दिया हुआ है, ठीक है। पंचायतों का निर्वाचन किस में दिया है? 243 के में दिया हुआ है। अब देखो, ए पता है आपको, ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, अयोग्यता, GHI, उसके बाद आएगा J और K। तो GHI अभी पढ़ेंगे, आएगा क्वेश्चन में। तो K पढ़ लिए, कौन करेगा निर्वाचन? J से है जांच, जांच, J से क्या? जांच, जांच मतलब संपरीक्षा, जांच मतलब पंचायती राज के लैंग्वेज में क्या बोलोगे उसको आप? संपरीक्षा, उसको क्या बोलोगे? संपरीक्षा। अभी GHI बचा है, ठीक है, आने दो क्वेश्चन में। पंचायती राज अधिनियम लोकसभा से कब पारित तो हुआ? ऑप्शन है, मार पड़ेगा ना। तो क्या है? याद ही नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। चलो दिखाता हूं आपको नोट्स जो आपको कल पढ़ाया था मैं, है ना। आओ भाई नोट्स में आ जाओ, याद करो कल आपको पढ़ाया था मैं। पूरा 2 घंटे का क्लास लिया हूं आपको बेसिक पढ़ाने के लिए। नहीं लिया था कल 2 घंटे क्लास, है ना। अभी आ गया याद तो क्या मतलब पता है, अब तो मैं नोट्स ऑन कर चुका हूं, है ना। ये देखो बताया था, ये इसको लिखकर आपको क्या बताया था कि पहला कोशिश, पहला प्रयास राजीव गांधी की सरकार ने किया था। 64वां विधेयक लाके पास नहीं हो पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ, लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। 65वां विधेयक VP सिंह की सरकार ने लेकर आया था, लेकिन ये सरकार गिर जाने की वजह से पारित नहीं हो पाया। फिर 73वां संशोधन 92 में नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी, और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से पारित, 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा से पारित, 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी, और 24 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। 24 अप्रैल को कहां प्रकाशित हुआ? राजपत्र में प्रकाशित हुआ। देखो, लोकसभा में 22 दिसंबर, राज्यसभा में 23 दिसंबर, और इस विधेयक को 17 राज्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, और 24 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हो गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
मनाया जाता है। तो ये पढ़े थे कि नहीं कल? तो कैसे आंसर नहीं ले पा रहे हो भाई? 22 दिसंबर 23 दिसंबर, पहले क्या याद रखना है? 22 दिसंबर 23 दिसंबर। लेकिन ये 92 का डेट है क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर के बाद जब अप्रैल आएगा तो क्या आ जाएगा? 93। तो ये डेट में भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप 22 और 23 दिसंबर 1992 चल रहे हो, तो उसके बाद अप्रैल जब आएगा तो 1993 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1993 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ जाएं। आओ आओ। तो पंचायती राज अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992। ठीक है, कब पारित हुआ भाई? 22 दिसंबर 1992। कल वो अंडरलाइन वाला नोट्स दे दिया था, वो मिल गया था ना? मिल गया? आलसी लोगों, मेरे से ही अंडरलाइन करवा के नोट्स ले रहे हो है? 22 दिसंबर। और ये लोकसभा में, राज्यसभा में कब? 23 दिसंबर। 20 अप्रैल को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अनुमति मिल गई और 24 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हो गया। देखो चारों डेट लाइन से, ठीक है, याद कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं बताओ? कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन का प्रावधान है? तो ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण। ऑप्शन सी मतलब 243 बी में, आर्टिकल 243 बी में बताया गया है गठन के बारे में। ठीक है, अशोक राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1977, 1977। अब 85 में जीवीके राव, 86 में सिंघवी, 86 में सिंघवी, 57 में बलवंत राय मेहता है ना? तो 85 में जीवीके राव। तब तो एक साल पहले 84 में हनुमंत राव याद रखोगे और 86 में सिंघवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समिति की सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए? कौन से समिति ने इसको सिफारिश किया था? बताओ भाई। हाँ, बलवंत राय जो है ये त्रिस्तरीय और अशोक राय मेहता द्विस्तरीय। ठीक है, चलो बढ़िया है। पंचायती राज अधिनियम राज्यसभा से कब पारित हुआ? 23 को, क्योंकि 22 को तो लोकसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल, राजपत्र में प्रकाशित 24 अप्रैल। आज शनिवार है? अबे मैं तो मंदिर ही नहीं गया हूं आज, मेरे को ध्यान नहीं रहा, बताए। चलो चलते हैं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। घूम के आते हैं एक राउंड। हाँ, यहीं आसपास कहीं भी चल देंगे। चलो घूम घाम के आते हैं, बढ़िया। चलो, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन का उल्लेख है? 243 बी में। ठीक है, चलो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? बताओ, कल पढ़ाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कल पढ़ाया था। 2 अक्टूबर 1952। श्योर? सोच लो। 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ, 2 अक्टूबर 1952 को सामाजिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1953 को क्या पढ़ाया था ये बताओ? हाँ, राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, सेम डेट है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 53 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ठीक है, और ये 2 अक्टूबर 53 में वो था, और ये यहाँ पे 59 में। बताओ, 59 में भाई। दो अक्टूबर 1959, इस दिन क्या हुआ था? इसका आंसर तो यही है, लेकिन ये भी बताओ इस दिन क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बाराबदी ग्राम से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी।
बाराबदी नहीं हो, बगदरी गांव है। बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान से क्या शुरू हुआ था? पंचायती राज शुरू हुआ। ठीक है, चलो। किस अनुच्छेद में पंचायत के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन का उल्लेख है? तो सबसे लास्ट वाला है ना, सबसे लास्ट वाला आर्टिकल कौन सा है? 243 में 243 ओ तक जाना है। कहां तक जाना है? ओ दूर तक जाना है भाई। ठीक है, कहां तक जाना है? ओ तक। ठीक है, तो ओ दूर में क्या है? हमारे यहाँ न्यायालय है, लेकिन वहां जाके भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन पर न्यायालयीन हस्तक्षेप पर रोक है। तो लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो ओ पढ़ना है। पहला आर्टिकल 243 है जिसमें परिभाषा दिया है, और ओ में क्या दिया है? न्यायालयीन हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, ओ याद रखना है। इसके अलावा LMN, L से लागू होना, M से कुछ क्षेत्रों में मना हो जाना, और N से निरंतर बने रहना। LMN याद आया? हाँ, पंचायतों का L से मतलब पंचायतों का लागू होना, M से कुछ क्षेत्रों में मनाही, और N से निरंतर बने रहना पंचायतों का। ठीक है, नेक्स्ट। पंचायती राज विधेयक को राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया? 20 अप्रैल को हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। किसे पंचायती राज का शिल्पकार या मूर्तिकार कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या मूर्तिकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। क्या बात, ये तुक्का था क्या भाई? कंफ्यूजन था, बन गया पर। चलो ठीक है, मजा आ गया। किस अनुच्छेद में पंचायत के संरचना का उल्लेख है? तो ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण। तो संरचना किसमें है? पंचायती राज अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ या लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, क्योंकि लागू होते होते ईयर चेंज हो गया था। ठीक है, संशोधन तो 92 का था, 73वां संशोधन 92, 73वां 93 रहता तो बहुत आसान रहता याद करने में, लेकिन यही ट्विस्ट है, याद रखना। 73वां संशोधन 1992 है। ये कौन सा है? 92। लागू 93 में हुआ था, क्योंकि पास होते होते नेक्स्ट ईयर हो गया ना। सही सुमेलित कीजिए। अशोक मेहता समिति सही है? GVK राव, सिंघवी गलत, थुंगन, ये बुंगन कौन लिख दिया भाई? थुंगन है, थुंगन, ये भी सही है। सिंघवी का बताओ? 86। 87 में कोई समिति बनाया ही नहीं गया था, है ना? 86 में 87 में कोई समिति बनाया ही नहीं गया था। सिंघवी समिति कब बनाया गया? 1986। अभी तो याद करा दिया ना, कल भी याद कराया था वैसे। किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज अधिनियम देश के अनेक भाग में लागू नहीं होता? है ना, मना हो जाता है। लागू नहीं होता मतलब मना हो जाता है, मतलब मना से M, और लागू होता है पूछता तो L, और निरंतर चलते रहेगा बोलता तो N। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पंचायती राज अधिनियम को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 9। किसमें रखा गया है? भाग 9। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाता है कौन से अनुच्छेद से? बताओ, कौन से अनुच्छेद से संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू किया जाता है? तो लागू होना किसमें है? L में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़े। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था? यही चीज कल नहीं पढ़े थे हम लोग। अब देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। सिंह ने कहा घास नहीं है, ऐसा? GVK राव है। और कोई? ये थुंगन है ना, सुंगन लिखा हुआ है। थुंगन है, थुंगन। कहीं बुंगन लिखा है, कहीं सुंगन लिखा है, वो थुंगन है, वो थुंगन। ठीक है, क्या है वो? थुंगन है। हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी। ऑनलाइन वालों, इसका सेकंड पार्ट तभी आएगा जब लाइक 1000 से पार होगा। 662 ही हुआ है, 63 हो गया, और ये बढ़ते जा रहा है, 70 हो गए। चलो, हाँ
बी लग रहा है, ठीक, सही है, जीवीके राव, जीवीके राव, जिसे याद रखना, बिना जड़ की घास कहा था इसने, ठीक है, क्या कहा था, बिना जड़ की घास कहा था। हाँ, कहाँ पे है, आओ जीवीके राव के पास आते हैं, कहाँ है भाई ये जीवीके राव। तो जो नोट्स भेजा था ना उसमें यहाँ पे है, इसको ना मेरे को भी पता है बे, मेरे हाथ के पास है, हैं? ये रही जीवीके राव समिति, ठीक है। और इनका क्या कहना था कि जो अधिकांश राज्य हैं उसमें पंचायत जो है शक्ति और अधिकार संसाधनों के अभाव में, मतलब पंचायती राज बना तो दिया गया है लेकिन ना तो शक्ति दिया गया है, ना तो उनके पास संसाधन है, ना तो अधिकार है, जिसके कारण ये पंचायती राज क्या हो रहा है, निष्प्रभावी होते जा रहा है। और इसी पर उसने कहा था कि ये बिना जड़ की घास जैसी हो गई है। वर्तमान स्थिति 1985, अभी लागू नहीं हुआ है पूरे देश में, कुछ कुछ जगह पे लागू हुआ है बस, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे जब लागू हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के बाद लागू किए थे ना, कहां कहां लागू किए थे, पहले राजस्थान में, फिर बताओ, पहले राजस्थान में लागू किए थे, उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश, फिर 60 में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1962 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात, 64 में पश्चिम बंगाल, याद करो। हाँ चलो चलो आगे बढ़े। हाँ, तो किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था, जीवीके राव, याद रहेगा क्यों कहा था, समझ गए थे ना, क्योंकि 85 का समय है, जीवीके राव समिति मतलब 1985, उस समय पंचायती राज लागू ही नहीं हुआ है, कब लागू हुआ है, 93 में, है ना। और उस समय ऐसा स्थिति हो गया था कि संवैधानिक अधिकार थे नहीं, है ना। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ कब किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, है ना, राष्ट्रीय प्रसार या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, यही है, बताया था ना, 2 अक्टूबर 1953, और 1959 में राजस्थान का नागौर जिला, यही 2 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर लिखा रहेगा तो आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस तिथि को मनाते हैं भाई, 24 अप्रैल को, ठीक है, कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम कौन सी अनुसूची में शामिल है, 11वीं अनुसूची में, और इसमें क्या दिया हुआ है, 29 विषय दिया हुआ है जो पंचायतों की क्या है, शक्तियां हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए आरक्षण है, डी, जय माता दी, ग्राम सभा गठन संरचना आरक्षण, तो आरक्षण किसमें है, 243 डी। नेक्स्ट, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की, पैसा दोगे तब तो चलेगा, ये किसने सिफारिश किया है भाई, आ जाओ, अब मामला थोड़ा गड़बड़ाएगा। वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश किसने की थी, सिंघवी, ठीक है, सिंघवी ने बोला था कि इनको क्या देना चाहिए, वित्तीय संसाधन देना चाहिए, पैसा ही नहीं देंगे तो पंचायती राज चलेगा कैसे। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने विषय को शामिल किया गया है, 29 विषय को शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में है ये, है ना। भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद को शामिल किया गया है, 16, गिन लो, वो तो मैं आते साथ बोल दिया था 16, गलत भी हो सकता है। 243 ए बी सी डी, फिर एक लाइन ई और एफ, फिर जी एच आई जे के, उसके बाद एल एम एन, उसके बाद
गिनो। कितना है? 16 है। कितना पढ़ लिए इसमें हम? ये पढ़ लिए हस्तक्षेप पर रोक, है ना, ओ से ओक रोक, है ना, ओ से ओक रोक, हस्तक्षेप पर रोक। जे के पढ़ लिया, जे से क्या था पढ़े थे? जांच, जांच मतलब संपरीक्षा। के से कौन करेगा? निर्वाचन, निर्वाचन। एल से लागू होना, एम से मना, एन से निरंतर बने रहना। अब बचा जी एच आई। जी से, जी मतलब जूनियर जी, और जूनियर जी मतलब हमारे पास क्या है? शक्ति है। जी से जूनियर जी। और एच से, है ना, एच मतलब शक्ति है, तो क्या करने की शक्ति है? कर लगाने की शक्ति है। और आई से आयोग, आयोग, आई से आयोग, आयोग कौन सा आयोग? राज्य वित्त आयोग। हाँ ठीक है, आई से आयोग बोलो यार डायरेक्ट, तब तो याद रहेगा। 20 से इनकम, इनकम को हटा दो 20 से, आई से आयोग कर दो डायरेक्ट, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो जी से शक्ति और एस से कर लगाने की शक्ति। जूनियर जी है ना, उसके पास एच है, जी के पास क्या है? तो जी के बाद एच आता है ना, है ना, तो टैक्स लगाने की शक्ति है। टोटल कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल है। याद हो जाएगा? याद है? याद क्या हो जाएगा? चलो, पंचायत चुनाव में एसटी एससी महिला और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश किसने की थी? कल पढ़ाया था, मैं तो यही बोलूंगा, अब आप लोगों को बताना है। देखो एससी एसटी ओबीसी तक ठीक है, लेकिन महिलाओं को भी आरक्षण। कौन? थुंगन। ये सुंगन को थुंगन कर लेना भाई। अच्छा, उसमें तुंगन लिखा था, सब लिखा हुआ है, ये थुंगन है भाई। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने ही महिलाओं पे भी आरक्षण दिया जाए ऐसा कहा था। एससी एसटी ओबीसी और भी समितियों ने कहा, लेकिन हाँ, लेकिन उनके साथ महिलाओं को देना चाहिए, ये इन्होंने पहले कहा था। पहले 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 सबसे पहले किसने कहा? तो इन्होंने कहा। ठीक है, चलो थुंगन याद रहेगा। अब पंचायतों के बने रहने का उल्लेख किसमें है? बने रहना मतलब निरंतर बने रहना, मतलब सी 243 एन। ठीक है, किस अनुच्छेद में पंचायत के लिए निर्वाचन का उल्लेख है? ढूंढो यार, के कहां है? निर्वाचन का उल्लेख है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये ओ नहीं है, ये के है। ऑप्शन डी। अभी थोड़ा देर के लिए तो सदमे में आ गए थे, मामला पलट जाएगा लग रहा था। कैसे? भरोसा नहीं हो रहा था। चलो नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ग्राम पंचायत को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? समाप्त कर दो ग्राम पंचायत को, इसका सुझाव किसने दिया था? कंफ्यूज, कंफ्यूज तो हो गए, मजा तो आएगा। कल पढ़ाया था, लेकिन मैं कैसे उल्टा पुल्टा करते हो, नोट्स दे देने के बाद भी नहीं पढ़ते हो, इतना मार पड़ता ना काश। बी, ऑनलाइन वालों बी, ओहो सबके सब बी बता रहे हैं। अच्छा, सिंघवी आओ आओ, ए लो ए लो, और लोगे 4 के 4 गलत बताए, 3 बार में गलत हो गया बताए। अशोक राय मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की स्थापना की बात कही थी, जिसमें एक जिला परिषद था, उसके नीचे मांडलिक था, है ना, मंडलिक पंचायत, क्या है लिखते दो यार, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत था, जो कि 15,000 20,000 जनसंख्या वाले ग्रामों के समूह से बनेगा, ना कि गांव से, ग्रामों के समूह से बनेगा, 15 से 20,000 जनसंख्या वाले। तो उसने ग्राम पंचायत की सिफारिश नहीं की। आगे समझ में? मेरा सही हुआ, दांत दिखा रहे हैं, देख रहे हो, मोर सही।
है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, कौन सी समिति ने गैर दलीय आधार पर नियमित चुनाव की सिफारिश की थी? बताओ। गैर दलीय चुनाव होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय दलों को, इसमें राजनीतिक दलों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसने कहा था? जीवीके राव कहा था। अच्छा, कल एकदम क्लियर कट पढ़ाया था इसको मैं। चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का सिंग ना लगा हो। अबे अब तो आंसर ले ही लोगे। चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर किसी का सिंग ना लगा हो, मतलब सिंघवी समिति ने कहा था गैर दलीय चुनाव। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है लगता है ऑनलाइन में। अरे हाँ, जोरदार चैट है, जोरदार आंसर दे रहे हैं लोग तो। हाँ, यूट्यूब में ऑनलाइन है। 771 लाइक हो गया है। हाँ, तुम लोग भी लाइक करोगे जल्दी। ठीक है, चलो। पंचायत को शक्तियां किसके द्वारा प्राप्त होती है? पंचायतों को शक्तियां कौन देती? पंचायतों को शक्ति संविधान देता है, क्योंकि अगर संविधान शक्ति नहीं देगा तो राज्य सरकार तो वैसे भी नहीं देने वाली है। तभी तो बिना जड़ की घास कह दिया था। किसने? जीवीके राव है। वो जीके राव नहीं है भाई, जीवीके राव। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का कैसा प्रावधान है? त्रिस्तरीय प्रावधान है। कैसा? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में पंचायत के लेखाओं या समपरीक्षा का उल्लेख है? समपरीक्षा मतलब जांच, और जांच किसमें है? जे में है। जांच किसमें है? जे में है। ठीक है। पंचायती राज अधिनियम लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और पीवी नरसिम्हा राव क्या थे भाई? प्रधानमंत्री थे। क्या हो गया? अरे ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है भाई। ये देखो, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है ना, और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। चलो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बताइए पंचायती राज को कर लगाने की शक्ति कौन सा संविधान का अनुच्छेद देता है? शक्ति मतलब जूनियर जी, और कर लगाने की शक्ति मतलब जी के बाद एच, जी के बाद एच। ठीक है, चलो। किस अनुच्छेद में शक्तियां है? शक्ति मतलब जी, जूनियर जी, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है? तो अवधि और अयोग्यता मतलब ई और एफ। ई मतलब अवधि और एफ का मतलब अयोग्यता, तो क्या हो जाएगा? 243 एफ। एफ का मतलब अयोग्यता। क्लियर है मामला? ठीक है, चलो नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। कौन जारी करता है? राज्यपाल। पंचायतों की स्थापना इसीलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसमें केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी जा रही थी। इसी कारण राजीव गांधी की सरकार ने भी जो विधेयक लाया था वो राज्यसभा में इसीलिए पारित नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जब ये विधेयक को लाया तो उसने राज्य को ज्यादा शक्तियां दी, और उसका सबसे पहला चीज तो यही है कि गांव की घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल तो जान रहे हो संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है। मतलब घोषणा तो मुख्यमंत्री, मतलब बोलेगा तो मुख्यमंत्री, घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल।
तो इससे पावर किसके हाथ में आ गया? मुख्यमंत्री, है ना। और मुख्यमंत्री मतलब राज्य सरकार के पावर हाथ में आ गया। तो यहां पर जो अभी का पंचायती राज है, इसमें मुख्य रूप से शक्तियां राज्य सरकार के हाथों में, इसलिए सभी राज्य इसको मानने के लिए तैयार हो गए। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम कितने बार होनी चाहिए? प्रत्येक माह में कब होनी चाहिए? एक बार। ओ, यहां पे खाली स्थान है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक कितने माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए, है ना। या प्रत्येक को काटो, ग्राम सभा की बैठक कितने माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए? 3 माह में एक बार होनी चाहिए, कम से कम 3 माह में एक बार होनी चाहिए, है ना। 3 माह में कम से कम एक बार। कौन सा कथन गलत है ग्राम सभा के बैठकों के संबंध में? ग्राम सभा की बैठक का तारीख, समय और स्थान का निर्धारण सरपंच तय करता है, सही है। नेक्स्ट, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में पंच तय करता है, सचिव करता है। तो चौथे ऑप्शन में लिखा है, मतलब तीसरा गलत। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में सचिव करता है, ये चौथे ऑप्शन में लिखा है। तो सरपंच करेगा, वो नहीं है तो उपसरपंच करेगा, दोनों नहीं है तो सचिव करेगा, पंच का रोल नहीं। इसलिए ये वाला पॉइंट गलत, ऑप्शन सी गलत हो गया यहां पर। ठीक है। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है? 4 बैठक अनिवार्य है कि 6 बैठक अनिवार्य है? 6 कि 4? हाँ, 2 विशेष बैठक, जून और नवंबर में। तो टोटल कितनी बैठक अनिवार्य है? 6। ठीक है। चलो, ग्राम सभा के कुल सदस्य के कितने सदस्यों के मांग किए जाने पर 30 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाई जाती है? श्योर? ऑनलाइन वालों 1/3 सदस्य देखें जरा। नहीं, मेरे को भी 1/3 लग रहा है, लेकिन आप इतना श्योर से बोल रहे हो तो मेरे को डाउट हो जा रहा है, बहुत डाउट है, बताए। हाँ ठीक है, 1/3 सदस्य। तो 1/3 सदस्य या तो जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर, चारों लोग बुला सकते हैं। या तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित में मांग ले, या तो जनपद पंचायत बोले, या तो जिला पंचायत बोले, या तो कलेक्टर बोले। ठीक है। ग्राम सभा की 6 अनिवार्य बैठक के अलावा किसके आदेश पर और बैठक बुलाया जा सकता है? सभी के, अभी तो बताया, जनपद, जिला, कलेक्टर तीनों बुला सकते हैं 6 बैठक के अलावा भी। तो क्या आएगा आंसर? सभी के। आंसर क्या हो जाएगा? सभी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक से पढ़ो। नहीं होता है बोल रहा है। पंच और सरपंच का होता है, किसका नहीं होता? उप सरपंच का नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, उप सरपंच का नहीं होता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब मजा आ रहा है कि नहीं भाई? कल इसका थ्योरी पढ़ के और मजा आएगा, बताए। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में पंच करता है। तो कौन करता है? चुना गया व्यक्ति करता है। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कौन ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है? ए, बी? इसका जय माता दी। हाँ भाई, जय माता दी। हाँ, जोर से बोलो। इधर इधर सुनाई देना चाहिए, जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ, सुनाई दे रहा है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो होता है उसमें ग्राम सभा का जो अध्यक्षता है, बैठक की अध्यक्षता, वो ना तो सरपंच करेगा, ना तो उप सरपंच करेगा, ना तो कोई निर्वाचित पंच करेगा। मतलब कौन करेगा? ग्राम सभा के द्वारा ही चुना गया एसटी वर्ग का व्यक्ति। चलो भाई,
मिला दो। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है, ऐसे छाटना है ऐसे। चलो बताओ, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण कल पढ़ाया था, पहला तो यही था भाई, पीके राव, पीके राव या वीके राव, पीके राव। पंचायती राज प्रशिक्षण एस त्रिवेदी, पंचायत और सहकारी संबंध में कार्य समूह एस डी मिश्रा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव। जी से गरीबी, जी से GVK राव, ऐसा मिला सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से सही होना चाहिए ऐसे मिलाने पर, मिला लो। सही मिला रहे हो, गरीबी उन्मूलन और GVK राव सही है, तो ये भी सही हो गया। अब दो बचा, पंचायती राज प्रशिक्षण और पंचायत और सहकारी संबंध में कार्य समूह। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ए और बी, ऑप्शन ए सही है। अब याद करो, कल मैं बताया था कि पंचायती राज प्रशिक्षण इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और ये नाम नहीं बताया था, कुछ और बताया था। बताओ, एक नाम बताया था और बोला था याद रखना, इसका क्वेश्चन आया है एग्जाम में, पंचायती राज प्रशिक्षण। इन लोग जी लोग बैठे थे, बताओ भाई जल्दी। ऐसे एक दो याद नहीं करने हैं, बहुत सारे याद करने हैं। रामचंद्रन, याद करो, नहीं बताया था। ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, गोला भी घेरा हुआ है, कल ही बताया था, नहीं बताया था। ये देखो, सांख्यिकी यांत्रिकीकरण, ये वीके राव, ठीक है। और ये वित्त और चुनाव याद रखना बोला था, पंचायती राज वित्त पर और चुनाव पर के संथानम याद करना, ये इंपॉर्टेंट है बोल दिया था। बजट के लिए रामकृष्णैया, इसको याद रखना है। और यहां पर बताया था, देखो पंचायती राज प्रशिक्षण के लिए जी रामचंद्रन, जी रामचंद्रन, ठीक है। दांत वाला का बता ही चुका हूं, वो तो उसमें है, थ्योरी में ही है, खंड स्तर पर, और हनुमंत राव का जिला स्तर पर योजना वाला, ये बता चुका था, ठीक है। इधर से यहाँ पे भी रामचंद्रन के लिए ये भी याद रखना बोला था, साथ में DRDA, ठीक है, जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए, ठीक है। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। तो इतने सारे चीजों को आपको याद रखना है। तो पंचायती राज प्रशिक्षण रामचंद्रन है ना, वित्त और चुनाव के संथानम, ऐसे याद रखना पड़ेगा। पंचायती राज प्रशासन ईश्वरन। चलो नेक्स्ट, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, GVK राव या ML सिंघवी। सी, बलवंत राय मेहता 57, अशोक राय मेहता 77, GVK राव सिंघवी 86 में सिंघवी। लाइन से तो 1 2 3 4 आएगा। ठुंगन और गाडगिल 88 याद रखना बोला था ना। चलो कौन सा युग्म सही है इसमें से बताओ। चलो चलो लो भाई, आराम से आंसर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बता दो भाई आंसर। कोई एक चुनना है। सी,
मुलाका है रोबे? पंचायती राज संस्थान, ठीक है। और के संथानम समिति भी सही है इसमें, के संथानम समिति भी सही है, दो सही है। लेकिन पीएससी ने इसका आंसर लिया था, बता देता हूं, बलवंत राय को। क्यों? ठीक है, ठीक है। व्यापम डी को भी ले सकता है। हाँ, ठीक है। तो पीएससी इसका आंसर सी लिया था 2018 का पेपर में, एडीपी 2018 के पेपर में पीएससी इसका आंसर क्या लिया था? सी लिया था। लेकिन वित्त पर और चुनाव पर जो गठित समिति थी वो संथानम की हुई थी, है ना। तो यहाँ पर चुनाव तो नहीं लिखा है, पंचायती राज और वित्तीय समिति का तो उसने उसको गलत मान लिया होगा, है ना। पंचायती राज चुनाव तो नहीं बोला है, पंचायती राज का मतलब पूरे पंचायती राज, इसलिए इसको गलत कर दिया उसने। देखो कैसा दिमाग लगाता है पीएस, ठीक है। और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज संस्थान त्रिस्तरीय पंचायत, ऑप्शन सी। अब आप क्या लोगे? ऑप्शन सी लोगे, ठीक है। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ग्राम पंचायत के लिए मतलब ग्राम पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ये सबसे पहले किसको फील हुआ? डी, ठीक है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़े। कृत्यों पर, पंचायत के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस गठित, बहुत अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट, 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इस बार क्या लिखा है? बस थुंगन के जगह सब लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखना। चलो भाई, बहुत सारे पॉइंट हैं, कौन सा सही है बस छाटना है। 7 पॉइंट है जिसमें से 4 सही है, 3 गलत निकालने हैं। पहला, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, तो हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकार किया 1 नवंबर 2000 को। यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया, नहीं, 2001 में हुआ था। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया, नहीं, सीधा अपना लिए थे। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, नहीं। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है, बिल्कुल सही। तो ए, बी, सी और जी सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ए, बी, सी और जी सही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। है ना, ये पता ही होगा। छत्तीसगढ़ शासन ने 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 छत्तीसगढ़ राज्यपत्र में 18 जून 2001 को प्रकाशित किया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या प्रदान नहीं किया गया? इसमें 33% सीट है, 1/3। राज्यों द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। अगर पंचायती राज भंग हो गया तो चुनाव कराया जाएगा, मतलब ये गलत है। पंचायती राज के निर्वाचन प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें होंगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ?
93, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? कितने हो गए? लेटेस्ट वाला हुआ है पक्का? हाँ, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 11 हुआ था, 12वां हो चुका है कि बस विधेयक है? कंफर्म नहीं है, मतलब मेरे को भी कंफर्म करना पड़ेगा। अब बोल रहे हो तो डाउट हो गया। ऑनलाइन वालों 11 कि 12? अरे बाप रे, कौन है भाई? 19 हो गया है, 19। कौन से दुनिया? हाँ, ये मध्य प्रदेश को ऐड करके बता रहे लगते हैं। है ना, अभी वाला विधेयक है कि हो चुका है पास, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल 11 हो चुके हैं और मध्य प्रदेश को जोड़कर, मध्य प्रदेश वाला जोड़कर 19, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। और 15 अध्याय, 132 धारा और 4 अनुसूची, इसी मंथ के एंड तक हम लोग पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। इसी मंथ के एंड तक हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। क्या चीज? धारा से क्वेश्चन तो आएगा, इसीलिए अब याद कराऊंगा भाई, कैसे कर सकते हैं। चलो, निलंबन, हटाया जाना, रिक्तियों का भरा जाना और त्याग पत्र किसमें दिया हुआ है? तो पंचायती राज का त्याग पत्र किसमें दिया हुआ है बताओ जी? 40 में दिया हुआ है। 37 में है ना त्याग पत्र? निलंबन 39 में। हाँ देखो, त्याग पत्र 37 में है, याद रखो। 38 में है रिक्तियों का भरा जाना, निलंबन है 39 में और हटाया जाना 40 में। 132 में 4 धारा कंप्लीट। अभी 132 धारा याद कराना है ना, 4 यहीं पढ़ोगे। 37, 38, 39, 40। 37 में पंचायती राज के अधिकारियों का त्याग पत्र, 38 में रिक्तियों, अब त्याग पत्र दे दिया है तो रिक्ति हो गया ना, वैकेंसी हो गया, तो कैसे भरा जाएगा वो 38 में है। 39 में कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, सस्पेंड, निलंबन। और 40 में ज्यादा गड़बड़ हो गया भाई, ज्यादा ही घोटाला हो गया, सीधा बर्खास्त कर देना, हटा देना। तो 37, 38, 39, 40 याद रहेगा। 4 हो गए, 132 में से 4 हो गए, अब 128 बचे हैं याद कराने, ठीक है ना। तो 132 धारा पूरा याद कराऊंगा आप लोगों को, और अनुसूची में तो जान छूट जाएगा। चलो ये लो भाई, अनुसूची अभी करा देता हूं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, 4 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 में धारा 77 का उपधारा 1 है, बोलो। अनुसूची 1 में धारा 77 का उपधारा 1, अनुसूची 2 में धारा 77 का उपधारा 2। याद करना एकदम आसान है, आसान है कि नहीं। अब अनुसूची 3 धारा 80, अनुसूची 3 में क्या है? धारा 80। अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1। अब इसमें याद करने में थोड़ा दर्द हो सकता है आपको, इसमें अभी जल्दी समझ में आएगा। चारों अनुसूचियां देख लो, डिटेलिंग देखेंगे क्लास में, अभी थ्योरी तो पढ़ना ही है हमको, है ना। और कल के क्लास से थ्योरी हमारा चालू हो जाएगा फिर से। हाँ ठीक है, तो अनुसूची 1 मतलब धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 2 धारा 77 की उपधारा 2, अनुसूची 3 मतलब धारा 80, और अनुसूची 4 मतलब धारा 53 की उपधारा 1। तो चारों अनुसूचियां भी हो गई। अब डिटेलिंग बचा है इसका, ठीक, डिटेलिंग थ्योरी क्लास में। तो बैठ जाना भाई क्लास में, डिटेलिंग खत्म हो जाएगा नहीं ना।
पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? धारा 88 यहीं पर हो जाएगा आपका। एक धारा और कंप्लीट, धारा 88। धारा 88 क्या बोलता है आपको? कि ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के जांच का प्रावधान है, लेकिन ये जांच कौन करेगा? कलेक्टर? नहीं, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। तो धारा 88 में क्या है? पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच। पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच है धारा 88 में। एक धारा और हो गया, कितने याद करा दिया? 5। ठीक है ना, ऐसे करके 132 धारा याद करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 1994 धारा खाली स्थान के तहत प्रावधान किया गया। तो पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच का विवाद का निपटारा कौन से धारा के तहत प्रावधान किया गया? चलो एक धारा और हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, जल्दी सोच लो एक बार फिर से। मैं धारा 89 ढूंढ रहा हूं। हाँ, धारा 88 पढ़ लिए, पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच। धारा 89 में है आपका पंचों के कर्तव्य। धारा 89 में क्या है? पंचों के कर्तव्य। और धारा 90 में है विवाद का निपटारा। अब पंच लोग कोई काम कर रहे हैं, अब हो गया विवाद, तो विवादों का निपटारा 90। तो 88, 89, 90। 88 में क्रियाकलाप की जांच, 89 में पंचों का दायित्व, 90 में विवाद का निपटारा। 90 में विवाद का निपटारा। तो कितने हो गए टोटल? 4 वहां याद कराया और 3 यहां, 7 हो गए। 4 पहले, 88, 89, 90, उधर 37, 38, 39, 40 हो गए 7। तो मैं बोला था ना जब एग्जाम आएगा तो भाई पूरा आर्टिकल याद कराऊंगा, तो वो आर्टिकल हम इसी तरह से याद करेंगे। अब कल से डेली 10-10, 15-15 आर्टिकल डेली याद करेंगे, 10 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया था? कितना आसान क्वेश्चन है नहीं। पेशा एक्ट किस अधिनियम के सिफारिशों से लागू किया गया था? कल पढ़ोगे पेशा के बारे में। कल हमारा जो है ना 73वां संविधान संशोधन, फिर 11वीं अनुसूची के 29 विषय, और उसके बाद पेशा अधिनियम 1996 ये पढ़ना होगा, है ना। पेशा एक्ट 1996 ये पढ़ना होगा। ठीक है। पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू? अभी बता डाला गलती से। कब लागू हुआ? 1996। यही तो नहीं बताना था, लिख डाला तो बता दिया आप लोगों ने। चलो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है, फिर से बोल रहा हूं, अनुसूचित क्षेत्र में। कहां पर? अनुसूचित क्षेत्र में। आप जानते हो अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 129 चलता है। क्या चलता है? आर्टिकल 129 चलता है। क, ख, ग, घ, अंगा और च। कितने हैं टोटल? 6 आर्टिकल है। आर्टिकल 129 ए बी सी, ये ए बोल सकते हो, इसको बी सी डी ई एफ ये बोल सकते हो। ठीक है। अभी देखो यहां पे तो हिंदी में ही लिखा है। अब देखो याद करो, पहले आर्टिकल में है परिभाषा, ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है ना, याद रखना। किसके लिए है? अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा। पहले में है परिभाषा, दूसरे में गठन। पहले में परिभाषा, दूसरे में ग्राम सभा का गठन। अब गठन कर दिया तो उसको क्या देना पड़ेगा? शक्ति। तो अगले में शक्तियां। ठीक है, अगले में क्या है?
शक्तियां, ग्राम सभा, ग्राम सभा की क्या है, शक्तियां। अब ग्राम सभा बन गई तो उससे ग्राम पंचायत बनेगा। तो नेक्स्ट है डी में ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य। अब शक्ति दे दिया तो काम करवाओगे, ग्राम सभा को शक्ति मिल गया, बोल लो काम कराएंगे किससे, ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत से क्या कराएंगे, काम कराएंगे, है ना। तो काम कराएंगे तो अगला क्या होगा, आरक्षण, उसके बाद जनपद और जिला पंचायत की शक्ति है। तो इस तरह से आपके यहां पर 1 2 3 3 6 आर्टिकल और परिभाषा, गठन, शक्तियां, कार्य। बोलो भाई, परिभाषा, गठन, शक्तियां, कार्य, उसके बाद है आरक्षण, आरक्षण, उसके बाद जनपद जिला पंचायत की शक्ति। बोलो मामला सेट है, सेट है। क्या बोल रहे हो ऑनलाइन वाले, ऐड बहुत आता है सर। सही में ऐड बहुत आता है, अभी ऐड नहीं आएगा तो पैसा कैसे बनेगा, ये तो अंदर का मामला है। ठीक है, लो एक और ऐड लो मेरे तरफ से, और शिकायत करोगे। कितना क्वेश्चन है ये सवाल, उस दिन जैसे 250 नहीं करोगे, कितना करोगे। चलो आज आप लोगों की बात मान लेते हैं, 100 क्वेश्चन करोगे। मनरेगा, मनरेगा तो अलग ही बात है, मनरेगा की तो। चलो, तो परिभाषा, ग्राम सभा का अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन, शक्तियां, कार्य। लेकिन शक्तियां तो ग्राम सभा की हैं, लेकिन कार्य कौन करेगा, ग्राम पंचायत। फिर आरक्षण, उसके बाद जनपद और जिला पंचायत की शक्तियां। याद हुआ 6 आर्टिकल, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब बताओ ग्राम सभा की शक्तियां किसमें है, क ख ग घ घ अंग च, 3 करके तोड़ना है। ठीक है, अच्छा, क ख ग घ एक साथ याद रखो, फिर अंग और च को अलग से याद रखो। ठीक है, तो ये आर्टिकल अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा, वहां के ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के बारे में है। तो 6 आर्टिकल और हो गए। इसी तरह से हम आर्टिकल्स को कवर करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही खतरनाक है। चलो बता दो, पंचायतों को हस्तांतरित किया गया विषय कौन से अनुसूची से, संविधान की 11वीं अनुसूची से हस्तांतरित किया गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है। ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होंगे। तो ये आर्टिकल 243 में दिया हुआ है, क्योंकि 243 में क्या है, परिभाषा, और जितनी भी परिभाषा है वो आर्टिकल 243 में। कल यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना भाई। हाँ, तो आ जाना पढ़ने के लिए, और नहीं आओगे तो आओगे कल संडे, तो कल आओगे बताओ, तो क्लास रखेंगे, आओगे, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। चलो अच्छी बात है। जी, जी से जूनियर जी। शक्ति, शक्ति कितने विषयों पर है, 29 विषयों पर है। चलो भाई अच्छी बात है, कल आओगे पढ़ने के लिए। तो मतलब उसके बाद तो मैं मैसेज करूंगा ना, आना है कि नहीं। ठीक है, आप लोगों की राय है, आएंगे करके। ठीक है, प्रस्ताव है, देखते हैं पास वास होता है। किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 40 में बोला गया है कि राज्य जो है क्या बनाएंगे भाई, ग्राम पंचायत की स्थापना करेंगे। चलो मिला दो भाई, क ख ग घ ABCD। क ख ग घ मतलब ABCD। ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण। पहले का D, C, संरचना, आरक्षण। उल्टा है, 4 3 2 1। ठीक है,
संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो पंचायती राज से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं बताओ? बहुत मारूंगा बे, कल पढ़ाया था। हाँ हाँ, वो मेरे को पता है, मैं पढ़ाया था। हाँ हाँ, कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? रायपुर वाला तीसरे नंबर का है। टोटल कितने हुए थे? यही एग्जाम में ये टिक मार के आओगे, 4। टोटल 7 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें रायपुर वाला था 23-24 सितंबर 2004। हाँ, सितंबर वाला दिख रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था ना भाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? पहला गोलमेज सम्मेलन कलकत्ता, दूसरा मैसूर, तीसरा रायपुर, चौथा चंडीगढ़, पांचवा श्रीनगर, छठवां गुवाहाटी और सातवां जयपुर। तो लोग ईमानदारी से बताओ, पढ़ के नहीं आए हो ना? है? फिर तुम लोग को इसीलिए नोट्स देने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ पढ़ते हो बे? याद रहता नहीं है, नींद आता है। मेरे को यहाँ नींद नहीं आ रहा है। 5 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे बोल के बताए, और तुम लोग जो है आराम से सो रहे हो बे। जिंदगी में अगर कुछ चाहिए और नींद आ जाए, ऐसा हो सकता है? जब तक सिलेक्शन ना मिले नींद आना ही नहीं चाहिए। एग्जाम के एक दिन पहले सोएंगे ना यार। क्यों नींद नहीं पड़ता है पता है? पेपर के एक दिन पहले पढ़े नहीं रहते हो, इसीलिए नींद नहीं पड़ता है। चल बे, कुछ भी। चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? 2008। गलत, ये भी गलत। पंचायत मतलब 5। 26 जनवरी 2005 ई पंचायत का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, देख रहे हो ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग को नोट्स दे दीजिए, एक दिन में पूरा पढ़ देंगे। जिसको नहीं मिलता है उसको वैल्यू पता होता है। हाँ ये भी बात। हाँ, उन लोग को दे दे रहे से सिर्फ उन लोग एक ही दिन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलो, छत्तीसगढ़ में कौन सा निगमित निकाय है? कॉर्पोरेट बॉडी सब है, सब है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा दी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझाने नहीं बोल रहा हूं भाई, मेरे को आंसर चाहिए बस। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा समझाना गलत हो सकता है, जो लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा बताए, और फिर वो लोग एग्जाम में गलती कर देंगे, है ना? बी गलत, ए गलत, सी गलत, डी भी गलत। मजा आ गया? राज्यपाल एक घुमा के बताए। स्थानीय स्वशासन की शक्ति संविधान द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? संविधान। डंडा वंडा लेके आओ बे मेरे लिए, बताए पीटूंगा होता है, यहीं से फेंक के मारूंगा, तब याद आएगा होता है तुरंत। वो बचपन में होता नहीं था, डंडा देखते ही याद आने लगता था सब चीज, होता हाँ ये होगा आंसर करके। वैसे ही निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? निर्वाचन के संचालन, राज्य में जो पंचायती राज का निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, उसके संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। नियम बनाने का अधिकार किसे है पूछ रहा है। ए राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। गलत।
ये दोनों ऑप्शन सेम है क्योंकि अब देखो अलग अलग हो गया ऑप्शन, पहला तो गलत हो गया। बिल्कुल, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक है, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के संचालन के लिए नियम राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से बनाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी है? पंचायती राज व्यवस्था है ना हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? जवाबदेहिता किसके ऊपर है? जिलाधीश के ऊपर है। वेरी गुड, जिलाधीश के प्रति है। जनपद हो, जिला हो, ग्राम पंचायत हो, कौन निपटा सकता है उनको? कलेक्टर, जिलाधीश, है ना। तो जवाबदेहिता किसके ऊपर है? कलेक्टर के ऊपर। पंचायती राज व्यवस्था के विषय में क्या सही है? पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक होते हैं, यही सही है, ऑप्शन ए। अब अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहना। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज के संस्थाओं को बढ़ावा देना है, कौन सा प्रावधान करता है? पहला सही, राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग होगा हर राज्य में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना होगी। जिला आयोजना समिति, इसका गठन का कोई प्रावधान नहीं है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही क्या है भाई? सही है। तीसरा, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन आगामी वित्तीय वर्ष के कितने माह पहले हो जाना चाहिए? ठीक है, 3 माह पहले होना चाहिए, ठीक है, 3 माह पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक को कहां होती है? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। बाकी ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो चक्रानुसार प्रत्येक गांव में होते रहती है ना, लेकिन वार्षिक बैठक जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। मस्त भीड़ लगता होगा, नहीं? सब लोग पहुंचते होंगे, मेला लगता होगा, है? खाना पीना भी मिलता है, मेला लगता है, मिक्सचर ही मिलता है। 26 जनवरी वाला हर मीटिंग में वही मिलता है। क्या करते हो वहां जाके? खाते हो बढ़िया बिस्किट चाय। चलो ठीक है। ग्राम सभा की लगातार कितनी बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं होने पर सरपंच और पंच को नोटिस भेज देते हैं? 3। लगातार 3 बैठकों में अगर गढ़पूर्ति नहीं हो पाई, लोग नहीं आए, तो सरपंच और पंच को क्या दे देंगे भाई? नोटिस दे देंगे। सरपंच और पंच को क्या दे देंगे? नोटिस दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, और अगले दो मौका और देंगे, उसमें भी नहीं कर पाए तो फिर हटा देंगे। प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत, प्रत्येक खंड के लिए एक जनपद पंचायत, प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना तो राज्यपाल जारी करेगा। किसी जिलों को खंडों में विभाजित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? जिलों को खंड में बांटना है, जिलों को खंड में बांटना है, राज्यपाल। किसी जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कौन करता है? जिला पंचायत का क्षेत्र है, जैसे बिलासपुर जिला पंचायत, तो अब इसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कौन बांटेगा? कहां गया? गलत, राज्य सरकार ले, और मुख्यमंत्री भी गलत, राष्ट्रपति भी गलत, है? कौन करता है? कलेक्टर करता है ना। मेरे को भी कलेक्टर ही याद है। रुको भाई, ढूंढ रहा हूं यार क्वेश्चन को।
देखते हैं, अभी बता रहा हूं भाई, 1 मिनट रुको। कुछ तो गड़बड़ है दया क्वेश्चन में है। कलेक्टर ग्राम पंचायत का करता है भाई। बस 1 मिनट यार, तुरंत मिल जाएगा। विलोपित है नहीं, इसका आंसर है राज्य सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या है? किसी जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है? A B C D। सचिव भी होता है क्या? निर्वाचित सरपंच और पंच से, और पंच लोग ही मिलकर उप सरपंच बनाते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कौन करता है? कलेक्टर। कौन करता है? कलेक्टर करता है। राज्य करेगा। ग्राम पंचायत की कितनी जनसंख्या होने पर वहां 20 वार्ड तक हो सकते हैं? 1000 से कम जनसंख्या है तो नहीं मिलता। हाँ, ग्राम पंचायत में पंच कितने हो सकते हैं? 10 से 20। तो क्राइटेरिया क्या बोलता है? हम्म, एक 1000 जनसंख्या से कम हो तो 10 पंच होंगे, और 1000 जनसंख्या से ज्यादा हो तो 20 वार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1000, है ना। 1000 से अधिक हो गए तो 20 वार्ड बना सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है इसमें से? तो पंच और सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो अप्रत्यक्ष किसका होता है? उप सरपंच, है ना। उप सरपंच का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के पास पहुंचने वाला है भाई। 100 क्वेश्चन 100। आओ, यदि उप सरपंच का निर्वाचन लंबित हो तो क्या करना होगा? अगर उप सरपंच का निर्वाचन क्या हो जाए? लंबित हो तो क्या करना होगा? अरे सरपंच का निर्वाचन, तो डी आएगा। निर्वाचित पंच अपने में से एक को सरपंच चुन लेंगे। ठीक है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? एक तो है दिया। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना दिया गया है? आधा, 50% आरक्षण है इनको। ठीक है, चलो जमानत राशि, पंच कितना जमा करता है? चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करना होता है।
है ना, चुनाव लड़ना है तो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, 4 है। सी गलत है, ये सही। पंच 50 जमा करता है, सरपंच 1000 जमा करता है, जनपद सदस्य 2000 जमा करता है, इसलिए सी गलत है। और जिला पंचायत सदस्य 4000 जमानत राशि के रूप में, सही है। चलो, पंचायत चुनाव के रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर पहली बैठक बुलाने के लिए विहित प्राधिकारी कौन होता है? सभी आएगा। जनपद पंचायत में जनपद सीईओ, जिला पंचायत में जिला सीईओ, ग्राम पंचायत में सचिव, वहां का सीईओ है, ठीक है भाई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, उसको भी वही बोल रहा था, ग्राम सीईओ नहीं भाई। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बैठक कब होती है? पंचायत लिखा है, पंचायत। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत लिखा है, पंचायत, ग्राम सभा नहीं लिखा है। क्या लिखा हुआ है? पंचायत। और पंचायत जो है उसकी बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? सरपंच को, ठीक है। पंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? सरपंच को। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे? बताओ भाई। डी, ठीक है। संचालक या उप संचालक, पंचायत के संचालक या उप संचालक को सरपंच या उप सरपंच अपना त्याग पत्र देते। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? कलेक्टर या अपर कलेक्टर। वैसे ही पूछेगा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? सेम, कलेक्टर या अपर कलेक्टर। जनपद जिला में सेम है, ग्राम पंचायत वाला सचिव नहीं, संचालक। किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो पंचायत के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, सदस्यों को छोड़ दो। जैसे ग्राम पंचायत में 5 सदस्य हैं, उनको छोड़ दो। जनपद पंचायत के सदस्य छोड़ दो, जिला पंचायत के सदस्य छोड़ दो, तो बचते कौन है? सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो आंसर क्या आएगा? तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा उच्च अधिकारियों के ऊपर लाया जाता है, छोटे लोग इससे राहत है इनसे, ठीक है। वही तो लाते हैं उन्हीं को तो विश्वास नहीं रहता अपने उच्च अधिकारी के ऊपर, बहुत घोटाला कर रहा है, हटाओ इसको। सरपंच और उप सरपंच को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना, बैठक की अध्यक्षता ग्राम, जनपद और जिला में, ग्राम पंचायत में तहसीलदार, जनपद पंचायत में डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत में कलेक्टर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार, ठीक है। और डिप्टी कलेक्टर किसमें? जनपद में, और उसके ऊपर आएगा जिला में कलेक्टर। तो आंसर क्या होगा? ए, नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, ठीक है। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव अभी बताया, कौन? डिप्टी कलेक्टर। और अगर यही क्वेश्चन इसमें आए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? अरे 100 क्वेश्चन तो पार हो गया भाई, 100 क्वेश्चन पार हो गया, क्या करूं, कराऊं आगे? छुट्टी? कितने लोग छुट्टी के पक्ष में हैं? अरे हाथ खड़े करो। 3 लोग। तो ये बहुत ही कम बहुमत से
बहुमत नहीं, मतों से खारिज किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन वालों कितने लोग चाहते हो कि क्लास खत्म कर दिया जाए? चलो, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है? तो सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो है वो लेकर आते हैं। पंचायत पदाधिकारी जो होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जिस दिन वो पद ग्रहण कर लिए हैं उसके 1 वर्ष बाद, कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया है तो 2.5 साल के, सॉरी नामंजूर हुआ है तो उसके 1 साल बाद। तो सभी पॉइंट सही है। अगर पंचायत पदाधिकारी जो है पद ग्रहण कर लिया तो 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक बार नामंजूर हो गया तो फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा, और कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के 6 माह पहले ही लाया जा सकता है। और ठीक है, 6 माह बचा है तो नहीं लाया जा सकता। उपरोक्त सभी सही। सरपंच और उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध किसके विरुद्ध अपील किसके समक्ष कर सकेंगे? अब अविश्वास प्रस्ताव तो ला दिए हैं, लेकिन कहीं पे स्पष्टीकरण देकर माफी मांगकर फिर से अपने पद पर पहुंचा जा सकता है। तो वो अपील कहां करेंगे? जाके किसके पास अपील करेंगे? तो इसके लिए ना याद रखना पता है। हाँ नहीं, हाँ, सरपंच उप सरपंच कलेक्टर के पास जाएंगे। जनपद पंचायत के अधिकारी जो होंगे, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक के पास जाएंगे, पंचायत के संचालक के पास, और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार के पास जाएंगे। मतलब इनको अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटाना इतना आसान नहीं है ना? कलेक्टर को पैसा देंगे, बच गया। संचालक पंचायत को पैसा देंगे, बच गए। राज्य सरकार को पैसा देंगे, बच गए। तो अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटा पाना इतना आसान नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं। तो सरपंच उप सरपंच के लिए कलेक्टर, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए बोलता तो संचालक पंचायत, और अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए बोलता तो, याद रखने वाला चीज है ये, यहीं पर ट्विस्ट है। पूरे पंचायती राज में सिर्फ यही एक ट्विस्ट है भाई, कि अपील कहां कर सकते हैं। तो अपील के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना है। जैसे ग्राम वाले को सीधा कलेक्टर के पास जाना है, जनपद वाले को सीधा संचालक के पास जाना है, और जिला वालों को सीधा राज्य सरकार के पास जाना है। समझ गए? यही बस याद करना थोड़ा कठिन होता है पूरे पंचायती राज में। लो, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहां अपील करेंगे? संचालक पंचायत, बचा लो माई बाप, ऐसी होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार के पास। ठीक है, चलो। ग्राम पंचायत में रिकॉल किया जाता है। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना, प्रत्यावर्तित करना या वापस बुला लेना। तो किनको वापस बुलाया जा सकता है? पंच और सरपंच को। देखो, देखते ही देखते 10 क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, क्वेश्चन खत्म। हाँ, पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत में समितियों की संख्या कितनी होती है? 5 समितियां होती है ना यार, 5 समितियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट, सरपंच और पंच के विरुद्ध रिकॉल प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरपंच और पंच को वापस बुलाना है। कहां बुलाना है? ग्राम सभा में बुलाना है वापस। ग्राम पंचायत में वापस बुलाएंगे तो उसी के अधिकारी रहेंगे। कहां वापस बुला लेना है? ग्राम सभा में वापस बुला लेना है। इसीलिए जो रिकॉल प्रस्ताव जो आपको दिखेगा वो किसके लिए, वो रिकॉल करने के लिए कौन आएंगे भाई? ग्राम सभा के सदस्य। रिकॉल कौन मांगेंगे? ग्राम सभा के सदस्य। गांव से चुन कर गया है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, बुलाए ला वापस। नहीं भाई, तो बुलाबो, वापस बुलाबो। ठीक, कौन बुलाई? ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सरपंच और पंच के विरुद्ध रिकॉल प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये 1/2 लिखा हुआ है।
नोट्स में सुधार के देना पड़ेगा ना भाई, है ना। चलो, तो पद ग्रहण के बाद ही रिकॉल प्रस्ताव बुलाया जा सकता है, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद। उपचुनाव में अगर जीते हैं तो उसका आधा कार्यकाल पूरा होगा तब, और यदि पंचायत का 6 माह का शेष कार्यकाल 6 माह का हो तभी, है ना, 6 माह बचा हुआ हो तभी ला सकते हैं, 6 माह से कम है तो नहीं ला सकते। तो क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और पंच के विरुद्ध रिकॉल प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? चलो भाई, रिकॉल प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी पूछा है। %50 से अधिक, है ना, 50% से अधिक मत मिलने पर सरपंच और पंच डायरेक्ट हटा दिए जाएंगे। मतलब आधे से अधिक मिला तो हट जाएंगे। तो सरपंच और पंच के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा होता है, समझ रहे हो ना? रिकॉल। अगर ग्राम सभा के आधे से अधिक लोग अगर वोट दे दिए तो सरपंच और पंच जो है तत्काल प्रभाव से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपील का प्रावधान भी है। 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकते हैं और कलेक्टर को 30 दिन के भीतर निर्णय देना होगा। सरपंच पंच रिकॉल प्रस्ताव के विरुद्ध अभी तो बताया, किसके समक्ष अपील कर सकते हैं? कलेक्टर, 7 दिन के भीतर। और कलेक्टर को अपना निर्णय कितने दिन के अंदर देना होगा? 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा। ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और उप सरपंच को कौन निलंबित कर सकता है? बताओ भाई। आज 24 तारीख है ना, सैटरडे। एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 116, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच और उप सरपंच को कौन निलंबित कर सकता है? तो याद रखना, ग्राम पंचायत में निलंबन है ना, सस्पेंड करने वाला काम है। तो सस्पेंड करने वाला एसडीओ रेवेन्यू, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत में कलेक्टर। ठीक है, तो यह आ जाएगा क्या? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। नेक्स्ट, जनपद पंचायत का गठन कैसे होता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों से होता है। अगर उस क्षेत्र में कोई विधानसभा का सदस्य है, उस क्षेत्र के अंदर आता है उसका क्षेत्र, तो वो भी होगा। जनपद पंचायत के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच 1/5 के में, है ना, मतलब जितने भी सरपंच होंगे 1/5 पहले आएंगे 1 साल के लिए, फिर अगले साल के लिए 1/5, फिर अगले साल के लिए 1/5, ऐसा करके। ठीक है, तो ये चारों ही पॉइंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी।
ठीक है। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जनपद पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि बहिर्गामी सरपंच, बहिर्गामी या पूर्व सरपंच कोई त्याग पत्र, कोई कागज पत्र संपत्ति को नए निर्वाचित सरपंच को नहीं सौंपता है तो विहित प्राधिकारी उसे कितने वर्ष तक चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा सकता है? तो 6 वर्ष तक। ठीक है, कब तक? 6 वर्ष तक। जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000। जैसे 5,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत, तो 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? चलो, शपथ ग्रहण आ गया भाई, अब आंसर बोलोगे? शपथ देखो भाई, ग्राम पंचायत में कौन आएगा? जिला पंचायत में जिला सीईओ, जनपद में जनपद सीईओ, और ग्राम पंचायत के केस में भी जनपद सीईओ। तो क्या आंसर आएगा? एक 121 नंबर का क्वेश्चन ना। चलो, तो जनपद सीईओ तो होगा। शपथ बुलाता ग्राम पंचायत सचिव है, लेकिन शपथ दिलवाता है जनपद सीईओ। ठीक है, कौन दिलवाता है? जनपद सीईओ। वहां भी दिलाता है, दोनों जगह, ग्राम और जनपद दोनों। हाँ, तो इसका आंसर आएगा निर्वाचन आयोग द्वारा विहित, नियुक्त या विहित प्राधिकारी। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विहित अधिकारी। ठीक है, तो यही आंसर ले सकते हैं। ये तीनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि है ना, तो आंसर क्या आ सकता है? यही आ सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? बताओ भाई। इसमें भी सेम होगा, क्योंकि जनपद वाले जनपद सीईओ और जिला वाले जिला सीईओ। वो चीज यही बताएगा ना, निर्वाचन आयोग बताएगा। अच्छा, जिला पंचायत का गठन, चलो जिला पंचायत गठन में आ जाओ। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें। लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः उस जिले में आता हो। राज्यसभा के समस्त सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत के क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। सही है। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुए हों, उस जिले से निर्वाचित हुए होंगे। जिला पंचायत का गठन है। ठीक है, जिले के जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के होते हैं, हाँ, सदस्य नहीं होते हैं। यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। लाइन से सब सही है, लेकिन पांचवा क्यों गलत है? क्योंकि जिला का जनपद पंचायत, जितने भी जनपद पंचायत होंगे उसके अध्यक्ष जाते हैं इसके सदस्य बनने, ना कि सदस्य। जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं जो जिला पंचायत के गठन में उसके सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3 4। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, है ना। देखो, ये जल्दबाजी में ही गलत हो सकता है ये। ठीक है, जल्दबाजी में ही गलत हो सकता है।
ठीक, चलो चलो अगला, सरपंच और उप सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा यदि सरपंच और उप सरपंच का पद जो है वो रिक्त समझा जाएगा कब? उपरोक्त सभी, ठीक है। यदि वह विधानसभा का सदस्य बन जाए, संसद का सदस्य बन जाए, सहकारी सोसाइटी का सभापति, उपसभापति हो, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो निलंबित कौन कर सकता है? कलेक्टर या अपर कलेक्टर। जिला पंचायत के सदस्य को यही कलेक्टर। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां इसमें से कौन कौन सी हैं? सामान्य प्रशासन, जिला शिक्षा, निर्माण विकास, कृषि, ग्राम गौठान। क्या ये पांचों है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। पांचों है तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत की जो स्थायी समितियां ये पांचों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का सदस्य कौन होते हैं? जो निर्वाचित पंच होते हैं, जो निर्वाचित पंच होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 4, ठीक है। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 4। सरपंच कौन से समिति का पदेन सभापति होता है? सामान्य प्रशासन। और उप सरपंच? शिक्षा समिति। निर्वाचित पंच एक समय में ग्राम पंचायत के कितने समिति के सदस्य हो सकते हैं? तो मान लो मैं पंच बन गया हूं तो अधिकतम 2। कुछ गड़बड़ है क्या? 2 यार, 2। जनपद जिला में 3 रहता है ना। हाँ, ग्राम पंचायत में 2 ही, अधिकतम 2 के ही बन सकते हैं। उप सरपंच कौन से समिति का सभापति होता है? तो सरपंच सामान्य प्रशासन का होता है। तो शिक्षा उप सरपंच के जिम्मे है, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कौन होते हैं? नहीं, अन्य समस्त समिति के सभापति जो होते हैं, हालांकि वो निर्वाचित पंच ही है, लेकिन समितियों के मामले में अन्य समस्त समिति के सभापति जो है वो सामान्य प्रशासन समिति के क्या हो जाएंगे? सदस्य बन जाएंगे। क्योंकि सरपंच, एक का सरपंच हो गया, एक का उप सरपंच हो गया, तो बचे कितने? 3। तो वो तीनों के सभापति जाके किसके सदस्य बन जाएंगे? सामान्य प्रशासन समिति के, ठीक है, जिसमें सरपंच उसका सभापति है। 4 हो गए ना टोटल। कौन से समिति में कम से कम 1 महिला, 1 SC ST वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति में। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति में। ग्राम गौठान समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? कि ग्राम गौठान समिति में कितने सदस्य होंगे, इस संख्या का निर्धारण कौन करता है? सोच समझ के आंसर बताना। 13 सदस्य होते हैं, लेकिन संख्या का निर्धारण कौन करेगा कि 13 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे? जनपद पंचायत करता है, राज्य सरकार करती है। अभी वर्तमान में कितने होते हैं? 12 की 13? 12 की 13? 13 होते हैं ना। चलो नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सभी समिति के सभापति और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के सभी समिति के सभापति और सदस्य, तो सभी समिति के सभापति सदस्य किसी न किसी रूप में पंच हैं, तो किसको देंगे? क्योंकि सरपंच तो पदेन सभापति है, वो क्यों देगा भाई त्याग पत्र? ठीक है ना। हाँ, सरपंच पद छोड़ना पड़ेगा। जनपद और जिला पंचायत की कितनी स्थायी समितियां होती हैं? 5 से 7। ग्राम पंचायत में 5 होती है, जनपद जिला में 5 से 7 होते हैं। नेक्स्ट, कौन जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सब जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियां। सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा, संचार, सहकारिता और उद्योग समिति। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर पूछ रहा है।
सदस्यों की संख्या, क्योंकि उसमें तो सभापति होंगे। 5 से 10, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा? 5 से 10। ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? अरे हाँ, क्लियर नहीं कर रहा, मैं क्लियर करता हूं। जनपद और जिला, जनपद और जिला पंचायत में एक व्यक्ति कितने सदस्य, क्लियर होना चाहिए था लेकिन नहीं, कितने सदस्य, कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? 3। ग्राम बोलता तो 2। ठीक है। ग्राम पंचायत की समितियों में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? 2। विशेष ज्ञान रखने वाले कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति। और जिला और जनपद में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? 2 ही। सब में 2-2 विशेष अनुभव रखने वाले जो चुनाव लड़के नहीं आए। जनपद या जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन से समिति का सभापति होता है? तो अध्यक्ष जो होगा वो सामान्य प्रशासन और उपाध्यक्ष जो होगा वो शिक्षा समिति। ये लो, पूछ लिया उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन सी समिति का भाई? शिक्षा समिति। 150 क्वेश्चन बनाते हैं कम से कम। कृषि समिति का सभापति कौन होता है? कृषि अपने में चुनेंगे, ठीक है। कृषि समिति का सभापति, समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को सभापति चुनेंगे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य किसके प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होता है? तो विधानसभा का जो सदस्य होता है, याद रखना, वो जनपद पंचायत के प्रत्येक समिति का वो सदस्य होगा। ठीक है। विधानसभा के सदस्य जिला पंचायत के कितने समितियों के पदेन सदस्य होते हैं? लेकिन वही देखो, जनपद पंचायत में जाएगा तो सभी समितियों में जाएगा वो, लेकिन अगर वही विधायक जो है वो जिला पंचायत में जाए तो कितने समितियों में जा सकता है, ये पूछ रहा है। 2। जनपद पंचायत में उसका पूरा अधिकार है, लेकिन जिला में सिर्फ 2 समिति में, जिला में सिर्फ 2 ही समिति में। लोकसभा का सांसद हो जिला पंचायत के कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? तो इसका भी वही है, 2। विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों। ठीक है। समितियों की बैठक होती है, समितियों की बैठक ना, पंचायत की नहीं, समितियों की बैठक प्रत्येक माह में 1 बार, प्रत्येक माह में 1 बार होता है। चलो खत्म करें, कुछ क्वेश्चन और कर लो। जिला पंचायत के सभी समिति के सदस्य और सभापति किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? हो गया, खत्म करो। अबे हो गया, खत्म करो। 150 क्वेश्चन एंड। उसका आंसर बताऊं, यही खत्म करो। हाँ, जिला पंचायत के सभी समिति के, अरे वो लोग तो किसी ना किसी रूप में सदस्य ही है ना। अरे ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन गड़बड़ है, अच्छा हुआ गड़बड़ है। नहीं नहीं भाई, ये लोग सदस्य हैं, और सदस्य देता है किसको? अध्यक्ष को। अध्यक्ष, ये लोग किसी ना किसी रूप में सभी समिति के सदस्य और सभापति सदस्य ही है, तो जाएंगे किसको देने के लिए? जिला पंचायत के अध्यक्ष। चलो अच्छा है, उसको सुधार के अब अगले क्लास में उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए टाटा, खत्म, बाय बाय। अरे कल और पढ़ना पड़ेगा ना, हम लोग आगे चले गए बताए। अब 2-3 दिन बढ़िया थ्योरी पढ़ेंगे पंचायती राज का, अब बढ़िया समिति तक निपटाएंगे पहले एकदम फास्ट ट्रैक थ्योरी क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है ना। अभी जैसे सोच रहे हो बताए, इतना नहीं सोचना पड़ेगा। एक बार समिति पढ़ा लेता हूं, उसके बाद एकदम फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, मजा भी आएगा। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और पीडीएफ जो है मिल जाएगा, है ना। इसका पीडीएफ जो है वो
PDF जिसको भी चाहिए, PDF बिल्कुल फ्री नहीं है। PDF आपको मिलेगा एडीओ के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, ठीक है, क्योंकि ये एडीओ के लिए है, तो एडीओ के ऑब्जेक्टिव सीरीज वाले ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा, जिसका प्राइस आपके रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज के कोर्स से ले सकते हो। इसी का PDF नहीं, जो भी क्लास मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ, चाहे एप्लीकेशन पे भी करा रहा हूँ अलग से, वो पूरा PDF इस कोर्स में डला हुआ है, आप जाकर ले सकते हो। लास्ट मैंने मनरेगा पढ़ाया था, वो भी डाल दिया। तो ऑब्जेक्टिव कोर्स में मिलेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव कोर्स सभी कोर्स से अलग है, ठीक है। ये कोर्स और किसी में इंक्लूड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। प्रयोगशाला का परिचारक का जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। आज का क्लास मज़ा आ गया होगा। सब लोग जय हिंद कमेंट कर देंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। व्हाट्सएप है ना, कोर्स, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। आपको कोई बुक खरीदना हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 9300999939। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से रिप्लाई करता हूँ। कॉल उठाने का टाइम नहीं रह पाता है, समझ सकते होंगे, कंटेंट भी रेडी करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम जो है वो युवा एकेडमी है ना। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आप ना व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। ये सारे PDF जो भी क्लास ले रहा हूँ सब PDF मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, है ना। प्राइस बहुत ही कम है। इसके अलावा बता दूं मैं कि नगर सेना का मेगा टेस्ट लॉन्च हो चुका है। जो भी बच्चे नगर सेना का मेगा टेस्ट है ना, एक तो मेगा टेस्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा नगर सेना का फाइटर बैच मतलब जो बेसिक, जिसमें खास करके हम बेसिक मैथ्स और रीजनिंग को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। ये दोनों लॉन्च हो चुका है हमारे मोबाइल ऐप पर, ठीक है। तो नगर सेना जो कोर्स है इसमें मेगा टेस्ट अलग से, आप मेगा टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें टोटल 15 मेगा टेस्ट मिलेंगे, 1 जून से मिलना चालू हो जाएगा। और जो फाइटर बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फाइटर बैच स्टार्ट हो चुका है, तो नगर सेना का मेगा टेस्ट 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और फाइटर बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। बेसिक मैथ्स और रीजनिंग इसमें पढ़ाया जा रहा है, ताकि नगर सेना में मैथ्स और रीजनिंग में नंबर आपके जो कम हो जाते हैं वो क्या हो सके, बढ़ सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप नंबर स्कोर कर सको मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा आपको। और आप यहाँ बिलासपुर में मॉर्निंग 8 से 10 क्लास चल रही है। इस फाइटर बैच की क्लास जो है मॉर्निंग 8 से 10 चल रही है, तो इसमें भी आप आ सकते हो मॉर्निंग 8 से 10 बिलासपुर ब्रांच में, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझको, है ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9300999939, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव एडीओ ऑब्जेक्टिव सीरीज का रेट 199 है। ये फाइटर बैच 499, मेगा टेस्ट 499, ठीक है। चलो भाई मिलेंगे अब, ठीक है। रितेश आ जाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी, तुरंत कर लेते हैं काम।